मेरी शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे। इस दौरान मैंने अपने पति मोहित में बहुत बदलाव महसूस किया। मोहित मुझसे ज़्यादा अपनी भाभी की बातों को तवज्जो देता था। यह बात मुझे बुरी लगती थी। घर की छोटी छोटी समस्याओं पर भी वो अपनी भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी से बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में मुझे तो लगा कि 10 साल पुरानी भाभी से लगाव तो हर देवर को होता ही है और बीवी के आ जाने के बाद यह लगाव कम हो जाता है। लेकिन मोहित और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम होता नज़र नहीं आया। अब तो मुझे यह लगने लगा था कि बात सिर्फ लगाव की नहीं, बल्कि दोनों के बीच इससे ज़्यादा ही कुछ है। मेरी जिठानी थी भी ऐसी कि कोई भी मर्द उसे देखते ही दीवाना हो जाए। मुझे यकीन था कि मेरा पति मोहित अपनी भाभी की सुंदरता की वजह से ही उससे दूरी बना नहीं पा रहा। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि मोहित अपनी भाभी के कमरे से निकल रहा था और मुझे देखते ही वो घबरा गया और सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई थी कि सुबह सुबह मोहित अपनी भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने घुसा है। मैंने ज़ोर से बाथरूम का दरवाज़ा पीटा और बोली, मोहित, तुम्हें उस औरत के साथ यह सब करना था तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। मेरी यह बात सुनते ही मोहित ने दरवाज़ा खोला और उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर लगा दिया और फिर मेरा गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। मैंने भी एक ज़ोरदार घूंसा लगा दिया। मोहित ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पे ले जाकर पटक दिया और बोला, पिंकी, आइंदा कभी उस औरत के बारे में ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ कहती कि मोहित ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और आंगन में चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन वो मुझे देखने तक नहीं आया और सुबह का नाश्ता किए बगैर ड्यूटी पर चला गया। आधे घंटे में मैंने भी अपना नाश्ता पैक किया और अपने मायके शीतलपुर के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे इस तरह जाने की खबर मोहित को भी लग चुकी थी। बस स्टैंड से शीतलपुर की बस पकड़कर मैं मायके जाने लगी। वहाँ पहुँचने तक वह मुझे लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया और घर पहुँचते ही मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और अपनी माँ को सारी बात बताकर रोने लगी। वह बोली, तूने बिल्कुल सही किया पिंकी, जो तुम यहाँ आ गई। अब तो मोहित के पास तभी जाएगी जब मोहित चुड़ैल के मकान से अलग रहने की कसम खा लेगा। आखिर मोहित के पास किस चीज़ की कमी है? कीर्ति नगर में ही उनके 3 प्लॉट हैं। वह तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन प्रिया भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी। उसकी शादी को 5 महीने ही रह गए थे। मेरी हालत देखकर अब वह भी ससुराल के नाम से डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई अपनी जॉब से जब घर आया तो मुझे इस तरह घर पर आया हुआ देखकर वह भी परेशान हो गया। प्रिया ने रात का खाना बनाया और हम साथ ही खाना खाने बैठ गए। फ़ोन ऑन किया ही था कि मोहित का फिर से कॉल आना शुरू हो गया। मेरी माँ ने देखा तो वह गुस्से में बोली, तू फ़ोन मुझे दे, मैं उस कमीने से बात करती हूँ। लेकिन मैंने माँ को फ़ोन नहीं दिया और खाना ख़त्म कर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने मोहित का फ़ोन रिसीव किया तो मोहित ने कहा, पिंकी, तुम अपनी मर्ज़ी से गई हो तो याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी से ही कीर्ति नगर आना होगा। मैं किसी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊँगा। मोहित की ये धमकी भरे बातें सुनकर मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। आप क्यों आएंगे बुलाने? आप यही तो चाहते थे कि मैं चली जाऊँ। तुम बुलाने भी आओगे तो भी मैं उस घर में कदम नहीं रखूँगी। इस बात के 3 महीने गुजर चुके थे। मैं मोहित का इंतज़ार करती रही। अगर उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता तो मैं दौड़ी हुई कीर्ति नगर पहुँच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार इंतज़ार करती रही, लेकिन 3 महीने में एक बार भी उसने कॉल तक नहीं किया। अब मुझे लगने लगा था कि मोहित मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है। जब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर मुझ जैसी साधारण लड़की की उसे ज़रूरत ही क्या है? मैं मोहित को लेकर बेहद निराश हो चुकी थी और मुझे इस बात का भी दुख होता था कि शादी नज़दीक आ रही थी। घर में काम बढ़ रहा था। शादी को अब सिर्फ 2 महीने ही बाकी रह गए।
मेरे पापा भी 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रिया की शादी के बाद वो मेरी ससुराल जाकर मोहित से फाइनल बात करके आएंगे। अगर वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो उस पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए जैसे जैसे प्रिया की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। प्रिया की शादी में केवल 20 दिन का वक्त बाकी रह गया था और शादी के कार्ड भी छप चुके थे। एक दिन मैंने मोहित को कॉल मिलाया और बोली, मोहित, तुम शादी में नहीं आओगे? मोहित ने कहा, मुझे तो अभी तक पता नहीं कि किसकी शादी है। मैंने कहा, 8 तारीख को प्रिया की शादी है। तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तुम्हारे घर से तो ना ही शादी का कार्ड आया। तुम तो दामाद हो, तुम्हें तो बिना कहे ही आ जाना चाहिए। मुझे दामाद समझते तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल तक नहीं किया और ना ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, क्या इतना काफ़ी नहीं है? मोहित ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन शीतलपुर पहुँच जाऊँगा। प्रिया की शादी की सुबह उठकर मैंने गुलाबी साड़ी पहन ली। ये साड़ी मुझे मोहित ने ही गिफ्ट दी थी। उसे ये साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद थी कि मोहित दोपहर तक शीतलपुर आ जाएगा और बारात के जाने के बाद उसे रात को यहीं रुकना पड़ेगा। जब वो रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। मैंने सुबह ही मोहित को फ़ोन लगा दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो मोहित आया और ना ही उसका कोई कॉल आया। मैं बेहद मायूस हो गई। देर रात तक प्रिया खुशी खुशी विदा हो गई और मैं दुखों का पहाड़ सीने पर लिए अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। देखने वालों को लग रहा था कि मैं प्रिया की विदाई में रो रही हूँ, लेकिन सच तो यही था कि मैं इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जागने के बावजूद अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आज ही कीर्ति नगर चली जाऊँगी। मेरी इस बात पर मेरी माँ मुझसे बेहद नाराज़ हुई। वो बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए समय ना निकाल पाए, तू सब्र कर। तेरे पापा पुलिस विभाग में मामूली कांस्टेबल ही हैं, तो क्या हुआ? वह उस मोहित और उसके घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। पापा को यह बात पता चली तो वह बेहद नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे कीर्ति नगर जाने के से सख्ती से रोक दिया। मैं दिन भर मोहित को कॉल मिलाती रही, लेकिन उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई और मोहित की ओर से कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्दी ही मेरा और मोहित का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मोहित का ही फ़ोन था। मैंने झट से फ़ोन उठाया। उधर से मोहित की आवाज़ आई और रोते हुए बोला, पिंकी, सब खत्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर तू मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले चलो तो हमारा रिश्ता अभी भी बच सकता है। मोहित ने कहा, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर मोहित फिर से रोने लगा। मैंने कहा, मोहित, क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रहे हो? मोहित ने कहा, परसों देर रात भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। भैया की मौके पर ही मौत हो गई और भाभी अभी भी दिल्ली हॉस्पिटल में है। मोहित के मुंह से यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फ़ोन कटने के बाद मैंने घर में यह बात बताई तो मेरे घर में भी मातम पसर गया। मेरी वजह से मेरे घर वाले मोहित के भैया और भाभी से नफ़रत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों की इस एक्सीडेंट के बारे में मुझसे सुना तो उन लोगों की सारी नफ़रत ख़त्म हो गई और पापा ने तुरंत मेरे छोटे भाई को बुलाकर दिल्ली के लिए गाड़ी बुक करने को कह दिया। सुबह के 5 बजे तक हम लोग दिल्ली हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरी जिठानी की हालत बेहद नाजुक थी। मेरी जिठानी को बच्चा नहीं हो रहा था। तमाम तरह से इलाज करवाने के बाद वे लोग अलग अलग मंदिरों में मन्नत के लिए जा रहे थे। 4 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी बालाजी दर्शन के लिए गए थे और वापसी में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। मेरे जेठ तो मौके पर ही खत्म हो गए और कल उनका पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में थी। मेरे घर वाले शीतलपुर जा चुके थे।
अब हॉस्पिटल में मेरी जिठानी केवल मेरे भरोसे ही थी। मोहित सुबह ड्यूटी चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटते वक्त हॉस्पिटल से होते हुए घर जाते। मैं हॉस्पिटल में रहकर दिन रात अपनी जिठानी की सेवा में लगी रहती। यह देखकर मोहित का बर्ताव भी बदल गया था। फिर हॉस्पिटल में रहते हुए 1 महीने बीत चुके थे तो हॉस्पिटल ही मेरा घर बन चुका था। इतना सुधार जरूर हुआ था कि वह होश में आ चुकी थी। उन्हें उनके पति के मरने का पता भी चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल पाने की हालत में नहीं थी। 2 महीने बाद डॉक्टर्स ने उन्हें छुट्टी दे दी और मेरी जिठानी घर आ गई। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर दोनों ही नहीं थे। मैं जब ब्याह कर कीर्ति नगर आई थी तब घर में मेरे अलावा कुल 3 ही लोग रहा करते थे। मोहित और मोहित के भैया भाभी इस घर के मालकिन थे। सब कुछ उन्हीं की देखरेख में होता था, लेकिन अब वही जिठानी इतनी कमज़ोर और लाचार हो चुकी थी कि उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। धीरे धीरे 3 महीने बीत चुके थे। मेरे जिठानी की सेहत में अब काफ़ी सुधार हो चुका था। उनकी तंदुरुस्ती लौट रही थी, लेकिन अब भी वह किसी से बात कर पाने की स्थिति में नहीं थी। मेरी जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसलिए उनकी हर तरह की सेवा मुझे ही करनी पड़ती थी। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ तो यह खबर मैंने सबसे पहले मोहित को ही दी। वह बेहद खुश हुआ और सीधे अपनी भाभी के पास जाकर उनके हाथों को चूमते हुए उन्हें यह खुशखबरी सुना दी। मेरी जिठानी बस उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो बेहद खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीता और मेरा 8वां महीना शुरू हो गया। इस बीच मैंने महसूस किया कि मोहित फिर से अपनी भाभी के करीब होता जा रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं घर का ज़रूरी काम भी कर पाती, और मोहित के ड्यूटी पर चले जाने के बाद ज़्यादातर समय मैं अपने कमरे में ही रहती। रात को मोहित ड्यूटी से वापस आता तो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आता। मैं खुद जाकर अपनी जिठानी को जूस पिलाती और अपने कमरे में आकर मैं और मोहित खाना खाकर सो जाते। सुबह मैं देर रात से उठती, तब तक मोहित नाश्ता तैयार कर चुका होता। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वह तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण मेरी नींद जल्दी खुल गई। मोहित को लगा कि मैं अभी भी नींद में हूँ। वह उठा और कमरे के बाहर निकला। मैं भी दबे पांव उसके पीछे कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि मोहित अपनी भाभी के कमरे में घुसा और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं मोहित की इस हरकत से बेहद हैरान थी। मैं काफ़ी देर खड़ी रही और फिर चुपचाप अपनी जगह लेट गई। 20 मिनट बाद मोहित कमरे में से आकर मेरे पास लेट गया। मैं मोहित की इस दीवानगी को समझ नहीं पा रही थी। वो पहले करता था तब तो ठीक था, पर अब तो वो किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर मोहित कमरा बंद कर उसके साथ करता क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिठानी जी पूरी तरह ठीक हो गई हूँ और बीमार होने का नाटक कर रही हूँ? दोनों की हकीकत छुपी रहे। देवर भाभी का रोमांस चल रहा था और मुझे खबर तक नहीं लगी। मैं अगले कुछ दिनों तक सो नहीं पाई। मुझे मोहित से फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज़ देर रात को मोहित को जिठानी के कमरे की ओर जाते हुए देखती थी। मेरी गहरी नींद में सो जाने के बाद मोहित बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के रूम में जाता और अंदर से दरवाज़ा बंद कर आधे घंटे बाद वापस आता तो पसीने में नहाया हुआ होता और बगल में आकर लेट जाता। बच्चा होने में अभी 15 दिन बाकी रह गए थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं दोनों की रास लीला अब ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद मैं तो हफ्तों तक कमरों से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इसलिए बच्चा होने से पहले ही मैं दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का मौका देख रही थी। रात को मोहित घर आया तो हमेशा की तरह वो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस का गिलास मुझे पकड़ा कर बोला, जाओ भाभी को जूस पिलाकर फिर आओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पिलाओ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं मोहित के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। मोहित जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा कि फिर से भाभी का दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ और 15 मिनट बाद ही दरवाज़ा खुला। मोहित के हाथ में खाली गिलास था।
और आता देखकर मैं झट से बिस्तर पर लेट गई। कमरे में आते ही मोहित ने कहा, तुम अभी तक लेटी हो, उठो थोड़ा सा खाना खा लो। मुझे भी भूख लगी है। मेरी भूख तो मर चुकी थी, लेकिन मेरी कोख में जो पल रहा था, मैंने उसके लिए खाना खाया। खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही मोहित ने कहा, पिंकी, मैंने कल की ऑफिस से छुट्टी ले ली है, क्योंकि कल भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे? मोहित ने कहा, मैं सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा। कल भाभी के कई टेस्ट होने हैं, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद मोहित जल्दी सो गया, लेकिन मैं रात भर जागती रही। मेरी नींदें गायब हो चुकी थी। मैं तो बस सुबह का इंतज़ार कर रही थी। सुबह उठकर मोहित ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। मोहित के जाते ही मैं मार्केट गई और वहाँ से जासूसी कैमरा खरीद लाई, और उस कैमरे को अब मैंने अपनी जिठानी के रूम में ऐसी जगह फिट कर दिया जहाँ से उनका कमरा पूरा कवर हो रहा था। उसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया। मुझे यह सब करते हुए दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी मोहित का कॉल आया कि वो हॉस्पिटल से वापस आ रहा है। मैं अपने आज के काम से बेहद खुश थी। कल तक मेरे पास वह सबूत होगा जिसके आधार पर मोहित और उसकी भाभी की असलियत मेरे लिए राज बनकर नहीं रह जाएंगी। मोहित अपनी भाभी को लेकर हॉस्पिटल से घर आया और भाभी को कमरे में बेड पर लिटाकर मेरे कमरे में आ गया। सारी दवाइयाँ मुझे पकड़ा दी और कौन सी दवाइयाँ कब खिलानी है यह मुझे समझाने लगा। इस दौरान उसके हाव भाव देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी हों। रात को मोहित खुद ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयाँ लेकर गया और आधे घंटे में वापस लौट कर आया। खाना खाने के बाद वह सो गया और मैं सुबह होने का इंतज़ार करती रही। मेरे गहरी नींद में होने के बाद मोहित उठा और अपनी भाभी के कमरे में चला गया। आधा घंटे के बाद पसीने में तर होकर लौट आया और मेरे पास लेट गया। जब मोहित अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मैंने झट से कल से अब तक की सारी रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की और मेरे होश उड़ गए। मोहित अपनी भाभी के कमरे में गया, उन्हें गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया और भाभी की गंदी हुई चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फिर उसने उस गंदी चादर की जगह पिछले दिन सूखी हुई साफ चादर को बिछा दिया। फिर गंदी चादर को कमरे के बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। उसने धुली हुई चादर को सूखने के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी की शलवार उतार कर उन्हें धोए हुए साफ कपड़े पहनाने लगा और गंदे कपड़े को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरा रूटीन यही हो गया था कि जैसे ही मोहित अपनी ड्यूटी पर निकलता, मैं अपने मोबाइल में जेठानी के कमरे में छुपाई गई जासूसी रिकॉर्डिंग को देखने बैठ जाती और हर बार मुझे मोहित का वही रूटीन नज़र आता। मोहित अपनी भाभी के कमरे में उनके साथ जो करता वह या तो पति कर सकता था या कोई बेटा अपनी माँ की ऐसी सेवा कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 2 दिन बाद ही मैंने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया और कुछ दिनों में मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गई। इस दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ मेरी ससुराल आ गई थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को मोहित और उसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मुझसे बोली, पिंकी, तू बहुत नादान है। यह देवर भाभी वाला प्यार नहीं है, बल्कि कोई पति ही ऐसा कर सकता है। मैं तो आज शीतलपुर जा रही हूँ, तू भी बाद में शीतलपुर आ जाना। मैं तुझे अब और यहाँ नहीं रहने दूँगी। और अगले दिन मेरी जिठानी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और अगले दिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। जिठानी की मौत से मोहित बिल्कुल टूट सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे मोहित की सगी माँ की डेथ हुई हो। कुछ समय बाद एक दिन मैंने मोहित का मूड देखकर उससे पूछ ही लिया। मैंने कहा, मोहित, अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे, आखिर क्यों? मोहित ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली। थोड़ी खामोशी के बाद बोला, मेरे भाई सतीश ने बचपन में बहुत कुछ झेला था। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी।
मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मेरे भैया ने मजदूरी कर मुझे पढ़ाया लिखाया। 10 साल पहले मेरे बड़े भाई ने शादी की, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। भाभी के माँ बाप भी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। भाभी के पास जो भी संपत्ति थी वो सब उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दी थी। उन्होंने सगी माँ की तरह मेरी परवरिश की। मैंने सगी माँ को नहीं देखा था, लेकिन भाभी ने माँ की कमी पूरी कर दी थी। 6 साल पहले मुझे निमोनिया हो गया था और महीनों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी ने ही रखा था। अगर कोई दूसरी औरत होती तो वह मेरे गंदे कपड़े को हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन भाभी अपने बेटे की तरह मेरे गंदे कपड़े बिस्तर को साफ करती, मेरे कपड़ों को धोती। उनकी देखभाल की वजह से ही मैं मौत से वापस आ गया। मेरी देखभाल में इतनी ताकत शायद नहीं थी कि मैं अपनी भाभी को बचा पाता। इतना कहकर मोहित मेरे कंधों पर सर रखकर रोने लगा। उसकी यह हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। साथ ही मोहित को लेकर मेरी सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई। मैं खुद को बेहद खुशनसीब समझने लगी कि मुझे मोहित जैसा पति मिला, और अपनी माँ को तुरंत फ़ोन कर के बोली कि मैं अब शीतलपुर नहीं आऊँगी। लेखिका नीमा रॉय। सीख: शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कई बार हम उन चीज़ों को सच समझ लेते हैं, उनके पीछे की वजह से बिल्कुल अलग ही होती है। इसलिए सिर्फ शक के बिना पर ही आखिरी फैसले तक पहुंचना हमारी बेवकूफ़ी ही